नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे अप्रवासी साहित्य की राजनीति पर बातचीत करूंगा। मुख्यतः मैं अपने को हिंदी साहित्य में जो अप्रवासी साहित्य लिखा जा रहा है उस पर बातचीत करूंगा। ये बात करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज साहित्य के मूल्यांकन की कसौटी क्या होगी। मुझे लगता है कि आज हमारे सामने तीन वैश्विक चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है कोविड-19 महामारी। दूसरी चुनौती है लगातार गहरी होती अमीर गरीब के बीच की आर्थिक खाई, और पूंजीवादी सत्ता को सांस्कृतिक वैचारिक आधार देता हुआ दहाड़ता हुआ फांसीवाद। ये तीसरी बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि आज साहित्य के मूल्यांकन की कोई भी कसौटी इससे टकराहट, नकार और प्रतिरोध पर ही आधारित होगी। अप्रवासी हिंदी साहित्य का मूल्यांकन भी इससे, मुझे नहीं लगता कि ये अछूता रहेगा। यह सवाल तो उठेगा ही कि अप्रवासी साहित्य की अपनी राजनीति व वैचारिकी क्या है। अप्रवासी साहित्य की राजनीति और उसकी सीमाओं संभावनाओं पर बात करने से पहले यह जानना जरूरी है कि अप्रवासी साहित्य आखिर किसे कहें, क्योंकि इसको लेकर भी काफी भ्रम फैला हुआ है। भूमंडलीकरण और बाजार के विस्तार के चलते हिंदी भाषा और साहित्य का अभूतपूर्व और ऐतिहासिक विकास हुआ है। इससे शायद ही किसी को इनकार हो। अब हिंदी सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं, बल्कि अब वह पठन पाठन, फिल्म, मीडिया, ज्ञान विज्ञान और तमाम किस्म के रोजगार और सृजन की भाषा भी है। इसमें भारी मात्रा में साहित्य लेखन भी हो रहा है। देश में ही नहीं, दुनिया भर में इसके बोलने समझने वालों की बड़ी तादाद है। आज यही हिंदी दुनिया की 3 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में शुमार है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर के 202 देशों में भारतीय मूल के करीब 3 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। यूएसए में 32 लाख लोग, यूके में 16 लाख लोग, दक्षिण अफ्रीका में 13 लाख लोग, कनाडा में 12 लाख लोग, ऑस्ट्रेलिया में 4 लाख के करीब, और सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ आदि देशों में भी भारतीय मूल के लोग भारी संख्या में रहते हैं। रोजी रोजगार की भाषा होने के चलते दुनिया भर के तकरीबन 138 देशों में आज हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। यहाँ तक कि अभारतीय लोग भी हिंदी को सीखने में दिलचस्पी ले रहे हैं। ये हिंदी का व्यवहार ही नहीं करते, बल्कि उसमें साहित्य सृजन भी कर रहे हैं। भारत से बाहर यह जो हिंदी साहित्य लिखा जा रहा है उसे भारतीयतर हिंदी साहित्य कहा जा सकता है। और यह शब्द मेरा दिया हुआ शब्द नहीं है, मैं इसे मॉरिशस के वरिष्ठ साहित्यकार राज हीरामन से उधार ले रहा हूँ। कुल मिलाकर भारतीयतर हिंदी साहित्य से मेरा तात्पर्य भारत से बाहर अन्य देशों में लिखे जा रहे हिंदी साहित्य से है। भारतीयतर हिंदी साहित्य की बात करें तो उसे अध्ययन की सुविधा के लिए 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो श्रेणी में बना रहा हूँ यही हार्ड एंड फास्ट है। आप अध्ययन की सुविधा के लिए इसको इस रूप में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी है परदेसी हिंदी साहित्य की, दूसरी श्रेणी है गिरमिटिया या प्रवासी हिंदी साहित्य की, और तीसरी श्रेणी है अप्रवासी हिंदी साहित्य। परदेसी हिंदी साहित्य किसे कहेंगे? परदेसी हिंदी साहित्य से जो मेरा तात्पर्य है, मेरी जो समझ है, वो फॉरेन में जो फॉरेनर्स रहते हैं उन लोगों के द्वारा, विदेशी मूल के लोगों के द्वारा लिखा गया जो साहित्य है उसे मूलतः अभारतीय साहित्य कहा जाएगा। अभारतीय हिंदी साहित्य भी कहा जा सकता है। इसको मैं परदेसी हिंदी साहित्य कह रहा हूँ। हिंदी में पढ़ते लिखते है ये लोग, साहित्य सृजन भी करते हैं। कुल मिलाकर परदेसी हिंदी साहित्य विदेशी मूल के हिंदी साहित्यकारों द्वारा लिखा जा रहा है, जिसमें हिंदी पढ़ने पढ़ाने वाले अध्यापक शामिल हैं, हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी शामिल हैं, और अन्य हिंदी प्रेमी लोग भी। अगर बात करें तो लंदन के डॉक्टर रिपर्ट स्नेल, कोरिया की किम यांगशिक, रूस की सेलिना जी, जापान की तोमियो मिज़ोकामी आदि लोगों का नाम इस श्रेणी के साहित्यकारों में लिया जा सकता है। अब दूसरी श्रेणी की अगर बात करें, जो कि गिरमिटिया साहित्य या प्रवासी हिंदी साहित्य की है, तो इससे जो मेरा तात्पर्य है वो 160-70 साल पहले जो श्रमिक कमर्शियल क्रॉप के लिए
एग्रीमेंट के तहत विदेशों में ले जाए गए और वहाँ आगे चल कर के वहीं बस गए, जिन्हें इतिहास में मूलतः गिरमिटिया मजदूरों के रूप में जाना जाता है, का हिंदी साहित्य जो कि सूरीनाम, त्रिनिदाद, फिजी, मॉरिशस आदि देशों में गिरमिटिया मजदूरों द्वारा लिखा गया, इस साहित्य को हम गिरमिटिया साहित्य या प्रवासी हिंदी साहित्य कह सकते हैं। गिरमिटिया लोगों के अगर साहित्य की बात करें तो यह साहित्य काफ़ी ऊर्जावान साहित्य है, प्रेरणा देने वाला साहित्य है, और इस साहित्य में जो अभिव्यक्तियां हुई हैं वो बहुत ही मारक अभिव्यक्तियां हैं। इनके दुख दर्द जो हैं, इनकी दुख तकलीफें जो हैं, वो इनके लोकगीतों में पहले उजागर हुए हैं, और इसके बाद वर्तमान में जो लगातार इन लोगों ने साहित्य लिखा, आज इनकी तीसरी चौथी पीढ़ी आपको सक्रिय मिलेगी। लेकिन ये जो लेखक हैं, ये केवल हिंदी में नहीं लिखते, ये उस समय की जो मातृभाषा इनकी रही होगी, जैसे भोजपुरी, हिंदी और कोई अन्य जो भारतीय भाषा है, उसमें भी ये साहित्य लिखते हैं। मूलतः अगर बात करें तो जो गिरमिटिया साहित्यकार जो हैं वो एक मातृभाषा और एक सीखी हुई भाषा हिंदी, और उसके बाद वहाँ जाने के बाद जहाँ ये जिस देश में रहे वहाँ की भाषा, और इन सबसे मिली जुली एक भाषा का जो है निर्माण इनके यहाँ हुआ। इन लेखकों ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की बोलियों की एक स्थानीय शैली का विकास कर लिया है। यह हिंदी की एक अभारतीय किंतु नई शैली है। इससे हिंदी मुझे लगता है कि कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हुई है। इनके शुरुआती लेखन में स्वदेश लौटने की इच्छा दिखाई देती है, बहुत बहुत तीव्र इच्छा दिखाई देती है, और भारत छोड़ने की टीस मिलती है। वैसी ही टीस जैसी अफ्रीका के जो लोग थे जिनको गुलाम बनाकर अमेरिका ले जाया गया था, उन लोगों में मिलती है। आप एलेक्स हेले के अगर रूट्स नावल को देखें तो रूट्स जैसे नावल में ये शिद्दत से आया है। अगर इस तरह की रचनाओं की बात करें तो डौका पुराण, लाल पसीना, पसीना बहता रहा और हम प्रवासी इसी किस्म की रचनाएं हैं। अब यदि अगर बात करें प्रवासी हिंदी साहित्य की, जिस पर ये पूरी बातचीत होनी है, दरअसल ये तीसरी श्रेणी है भारतीयतर हिंदी साहित्य की, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर इसको कहा जाए कि ये कौन से लोग हैं इसमें शामिल, तो इमिग्रेंट्स द्वारा जो लिखा गया है, इमिग्रेंट्स रिटन जो लिटरेचर है, उसको मैं भारतीयतर हिंदी साहित्य की तीसरी श्रेणी अप्रवासी हिंदी साहित्य में शामिल करूंगा। अप्रवासी रचनाकार वे रचनाकार हैं जो पढ़ लिख कर व्यापार और नौकरी आदि के सिलसिले में 4-5 दशकों में विदेश गए हैं। उनका स्वदेश वापसी का कोई इरादा नहीं है, वे स्वेच्छा से गए हैं। इन रचनाकारों की शिक्षा दीक्षा मूलतः भारत में हुई है, हिंदी में हुई है, इसलिए इनके लेखन की भाषा जो है वो हिंदी है। अगर अप्रवासी साहित्य की बात करें और इसको भी इस पूरे साहित्य को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो रचनाकार हैं, उन रचनाकारों की 2 श्रेणियाँ मोटे तौर पर बनाई जा सकती हैं। पहली श्रेणी उन रचनाकारों की है जो अपने लेखन से भारत से में पहले से प्रतिष्ठित हो चुके हैं और उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में जाकर निरंतर सक्रिय हैं। दूसरी श्रेणी जो है वो जो नए लेखक हैं, नए रचनाकार हैं, उनकी है। अगर इन साहित्यकारों की बात करें कि इनमें कौन लोग शामिल हैं, तो अप्रवासी हिंदी साहित्य में जो लोग शामिल हैं उसमें उषा प्रियंवदा, सुषम बेदी, सुमा वीरा, सुनीता जैन, अनिल प्रभा, अंजना संधीर, सुधा ओम ढींगरा, गुलाब खंडेलवाल, उमेश अग्निहोत्री, ये सारे लोग अमेरिका से हैं। कृष्ण बिहारी, लक्ष्मीधर मालवीय खाड़ी देशों से, कीर्ति चौधरी, ओंकार नाथ श्रीवास्तव, अचला शर्मा, सत्येंद्र श्रीवास्तव, गौतम सचदेव, तेजेंद्र शर्मा, ये लोग ब्रिटेन, लंदन से हैं। ऐसे ढेर सारे लेखक, मूलतः अगर इन लेखकों को कहें कि ये कौन से लेखक हैं जो इधर के दिनों में जो अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन या गल्फ कंट्रीज में गए हैं और वहाँ जाकर लिख पढ़ रहे हैं, उन लेखकों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इतनी लंबी जो भूमिका मैंने बांधी कि
जो अप्रवासी साहित्य है वो क्या है। दरअसल ये जो प्रयोजन है इसका, इस विषय से निश्चित विभ्रम से पाठकों को बचाना है। अधिकांशतः सभी को मिलाकर अप्रवासी साहित्य कह दिया जाता है, जिससे भ्रम फैलता है। संभवतः यह घालमेल भी एक किस्म की राजनीति के तहत है, जिसकी आड़ में अपनी असमर्थता और राजनीति छिपाई जाती है। जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो बहुत साफ तौर पर ये कह रहा हूँ कि जो गिरमिटिया साहित्य है या जो विदेशी साहित्यकार, जो परदेशी साहित्यकार जो लिख रहे हैं, उनके साहित्य से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उनका साहित्य काफ़ी ऊर्जस्वी दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। उनके साहित्य की आड़ में, मतलब मोटे तौर पर गिरमिटिया साहित्य की जो ऊर्जा है उसकी आड़ में अपनी असमर्थता छिपाने की कोशिश की जाती है। मतलब ये कि अगर डिमांड की जाती है कि भाई अप्रवासी साहित्य को पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, अप्रवासी साहित्य पर बातचीत हो, उसकी आलोचना हो, तो गिरमिटिया साहित्य को सामने रख दिया जाता है। लेकिन जब राजनीति की जाती है, जब पाठक संख्या या पाठकों की राजनीति की जाती है या पाठ्यक्रम में शामिल करने की राजनीति होती है, तब ये साहित्यकार अपनी रचनाओं को प्रमोट करते हैं। मतलब अप्रवासी जो साहित्य है उसको प्रमोट किया जाता है। तो यही राजनीति, मुझे लगता है कि इसको छिपाने की कोशिश जो है वो इस घालमेल के जरिए होती है। हिंदी साहित्य और प्रवासी हिंदी साहित्य को अगर परे हटा करके अप्रवासी हिंदी साहित्य तक अपने को सीमित करें और उसकी बातें करें, तो यह समझ में आता है कि इस साहित्य की अपनी कई समस्याएं हैं। यदि समस्याओं से निजात मिले तो संभावनाओं का संसार खुल सकता है, रचना धर्मिता की फसल लहलहा सकती है। थॉमस रेड का एक प्रसिद्ध निबंध है, एस्से ऑन द इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ मैन, जो उन्होंने 1786 में लिखा था। उसमें एक प्रसिद्ध उक्ति है, जो वैसे तो ये एक लोक कहावत है, ये लोक कहावत के रूप में ही जाना जाता है इसको, लेकिन उसका उपयोग उन्होंने पहली बार इस निबंध में किया। तो वे कहते हैं, अ चेन इज एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। मतलब यह कि एक जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। कुल मिलाकर साहित्य की मजबूती पर बात करने के बजाय, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं सीमाओं पर बात करने की बात कर रहा हूँ, कमजोरी पर ध्यान दिलाने की बात कर रहा हूँ, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं मजबूती पर ध्यान नहीं दे रहा या मैं नहीं देना चाहता, बल्कि मैं उसकी सीमाओं पर बात ही इसीलिए कर रहा हूँ कि मजबूती को बरकरार रखा जा सके, बेहतर किया जा सके। अप्रवासी हिंदी साहित्य की वैचारिकी और राजनीति को जानने के लिए हमें उसकी प्रवृत्तियों की पड़ताल करनी होगी। मूलतः अप्रवासी हिंदी साहित्य की 4-5 प्रवृत्तियां हैं जो मुझे उसकी वैचारिकी, राजनीति और कई बार समस्याएं जान पड़ती हैं। पहली बड़ी समस्या है मध्यवर्गीय और एलीट दुनिया के चित्रण तक अपने को महदूद करना, सीमित करना। इन रचनाकारों में अपने देश के लिए कोई खास प्रतिबद्धता मुझे नजर नहीं आती, बल्कि यह कड़वा सच है कि इन रचनाकारों ने अपनी सुख सुविधा ऐश्वर्य के लिए देश छोड़ दिया, विदेशों को चुना। इसके चलते इनके जीवन में ढेर सारी आयरनी पैदा हो गई, समस्याएं उठ खड़ी हुई, जिनका चित्रण इनके साहित्य में मिलता है। मूल्यों की टकराहट दिखाई देती है, अकेलेपन की बेचैनी दिखाई देती है, क्षणिक अनाम अर्थहीन रिश्ते दिखाई पड़ते हैं, संबंधों में अजनबियत दिखाई पड़ती है, पीढ़ियों की टकराहट दिखाई पड़ती है, बच्चों के विद्रोह और ढेर सारे अन्य मध्यवर्गीय एलीट सोसाइटी कल्चर के सवाल इनके सृजन में दिखाई पड़ते हैं। यही उनके मुख्य बिंदु है। उनकी चिंता के मूल में मुझे ऐसा जान पड़ता है गैर भारतीय सवाल ही है। दूसरी बड़ी समस्या जो मुझे लगती है अप्रवासी हिंदी साहित्य के साथ, वह यह कि सांप्रदायिकता की हद तक यह सनातनी हिंदू मानसिकता से ग्रस्त है। संस्कृति की बात सिर्फ नहीं करता, मतलब लगभग कम्युनल होने की हद तक संस्कृति की बात करता है। तो इसे भी दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों की तरह, इस तरह के साहित्य लिखने वाले साहित्यकारों को, जैसे दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं जिनको भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संरचनागत अंतर्विरोध नहीं दिखाई देते, सिर्फ उसका महिमा मंडन दिखाई देता है, सिर्फ उसमें अच्छा अच्छा दिखाई देता है, उसी तरह से इनको भी लगता है। बल्कि इनमें से अधिकांश का मानना है कि अगर इन सवालों को आप उठाते हैं, इस पर बात करते हैं,
तो आप अतुल्य भारत की छवि बिगाड़ते हैं, उसे धूमिल करते हैं। इसलिए अतीत का महिमा मंडन आपको यहाँ खूब मिलेगा, जो मुझे लगता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की रसद है। शायद यही कारण है कि दक्षिणपंथी तबके में यह साहित्य आजकल खासा पॉपुलर है। धार्मिक अतिवाद, रूढ़िवादिता, आडंबर प्रियता के नाते इसका प्रगतिशील तबके में काफ़ी विरोध होता रहा है, उपेक्षा होती रही है। तीसरी बड़ी समस्या जो मुझे जान पड़ती है इस साहित्य के साथ, जो इसकी तीसरी प्रवृत्ति है कि यह सत्ता व्यवस्था की आलोचना करने के बजाय सत्ता व्यवस्था का समर्थन करने वाला साहित्य है। यह भारत ही नहीं बल्कि जिस देश में रहते हैं ये लोग, वहाँ की सत्ता की भी आलोचना करते नहीं दिखते हैं। एक किस्म का अवसरवादी सुविधा भोगी नजरिया लेकर ये साहित्यकार चलते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में नस्लवाद, आर्थिक संकट या और भी बहुत सारे सवाल लगातार आते रहते हैं। उसके विपक्ष में विश्वव्यापी प्रभाव वाले जन आंदोलन होते रहे हैं। लेकिन यह दुखद सत्य है कि अधिकांश अप्रवासी हिंदी साहित्य इसकी नोटिस तक नहीं लेता। पक्ष लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सत्ता परस्ती का आलम यह है कि इनकी रचनाओं में सत्ता बदलने के साथ साथ स्वरों में भी बदलाव दिखाई पड़ते हैं। जन प्रतिबद्धताहीनता इनके साहित्य का प्रमुख स्वर है। अगली जो समस्या है, जो अगली प्रवृत्ति है, चौथी बड़ी समस्या अप्रवासी हिंदी साहित्य के साथ यह है कि लेखन के स्तर पर यह बेहद कमजोर है। सपाट बयानी, छिछली तुकबंदी, कहानीपन की कमी यहाँ मिलती है। कहानियों और उपन्यासों की बात करें तो ये किस्सा गोई से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। अनुभूति की सघनता की जगह यहाँ विवरणात्मकता मिलती है। अधिकांश रचनाओं को अगर ग्रेस मार्क के साथ ना पढ़ें, मुझे ऐसा लगता है, तो इन्हें झेलना पड़ना मुश्किल है। इस साहित्य को एक्सेप्ट करने, सेलिब्रेट करने के पीछे दक्षिणपंथी और औपनिवेशिक मानसिकता की राजनीति काम करती है। इनकी रचनाओं या इनका कोई भी योगदान भारतीय सभ्यता, संस्कृति और जीवन में नहीं है। तो सवाल उठता है कि इसे सेलिब्रेट क्यों किया जा रहा है और आखिर क्यों किया जाए। इस तरह के सतही रचनात्मक लेखन के चलते पठनीयता बाधित होती है। अपठनीय और कटा हुआ रुचिकर होने के कारण पाठक वर्ग इन रचनाओं को पसंद नहीं करता और इसीलिए बार बार इसकी स्थापना के आंदोलन चलाने पड़ते हैं, जैसा कि कुछ लोग करते हुए दिखते हैं। आप अगर नाम लेना चाहें तो तेजेंद्र शर्मा का नाम ले सकते हैं, जो लगातार इस किस्म के आंदोलन चलाते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं और जिसके बारे में जिससे असहमति जताते हुए सुषम बेदी भी कई बार अपनी असहमति जता चुकी हैं कि इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, इस तरह से प्रचार प्रसार नहीं किया जाना चाहिए, इतनी स्थापना के लिए आंदोलन नहीं चलानी चाहिए। पांचवी जो बड़ी समस्या है इस साहित्य के साथ, वो है इनकी रचनाओं में भाषा और भूगोल का द्वंद्व दिखाई देता है। सत्ता परस्ती हिंदू मानसिकता अतीत के मोह के चलते संभवतः ये संस्कृतनिष्ठ, शुद्धतावादी भाषा के इस्तेमाल के आग्रही है, जबकि हाल ये है कि भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलावों के चलते कुछ खास तबकों को छोड़कर भाषा में भारी बदलाव आया है। लेकिन इस परिवर्तन का असर अप्रवासी हिंदी साहित्य पर कम ही दिखता है। जिस भूगोल में रहते हैं वहाँ की संस्कृति और भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। नई हिंदी से इनकी दूरी है। इसके चलते एक खास किस्म का द्वैत, एक खास किस्म का पुरानापन, पिछड़ापन इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। अंत में कहूँ तो सच तो यह है कि अप्रवासी हिंदी साहित्यकार स्वार्थवश यश लिप्सा में विदेश जाते हैं, लेकिन सम्मान के लिए भारत की ओर देखते हैं। ऐसे में बिना किसी सकारात्मक योगदान के यह उम्मीद कहाँ तक ठीक है। हमारे समय में दक्षिणपंथी विचारधारा को मजबूत करने की मुहिम चल रही है। अप्रवासी हिंदी साहित्य को हिंदी साहित्य का हिस्सा बनाए जाने की पूरी तैयारी चल रही है। सरकारी संस्थानों द्वारा इन्हें ग्रांट फंड देकर मजबूत किया जा रहा है। भारी मात्रा में साहित्य आलोचना विशेषांक निकाले जा रहे हैं। एक पाठक वर्ग भी तैयार करने की कोशिश की जा रही है और इसके जरिए सत्ता की अंधेरगर्दी को छिपाने ढकने की राजनीति हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि इस साहित्य पर
इसकी राजनीति पर, इसकी सीमाओं और संभावनाओं पर गंभीरता से हमें विचार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।